स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ है। उनके काफिले पर बंगाल में पत्थरों से हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय एमपी के रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर ममता दीदी ने हमला करवाया। ये कायराना हमला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की कोशिश है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देकर देगी। ये हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने तो वहीं अयोध्या के ढांचा ध्वस्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ने भारतीय राजनीति में राम के प्रति आग्रह और स्वीकार्यता को एक नया फलक और विस्तार प्रदान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बात को समझ लिया है कि राजनीतिक दृष्टि से राम का विरोध कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 1.25 साल के अंदर सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने वहां के हालिया उपचुनाव में राम के प्रति बारंबार श्रद्धा और समर्पण का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इसी के साथ में आप बता दें कि बेशक राजनीतिक व्यवस्था कहें या फिर छत्तीसगढ़ में राम का मामला कुछ दूसरी तरीके से देखने को मिल रहा है। भगवान से ज्यादा राम यहाँ के भांजे हैं, इसलिए उनके प्रति आस्था से कहीं ज्यादा नेह का भाव है। भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री समेत राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के चंदखुरी जाने का कार्यक्रम है। चंदखुरी राम का ननिहाल यानी कि माता कौशल्या का मायका है। बीजेपी इसे दिखावा कह रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राम या हिंदुत्व तो कभी प्रबल चुनावी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा। इसलिए जब बीजेपी चंदखुरी कार्यक्रम के बहाने राम के प्रति कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल उठाती है तो जवाबी मोर्चा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थामते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सवालों पर भूपेश का कहना है कि बीजेपी तो राम का सिर्फ राजनीतिक दोहन करती ही रही है। राम सदा सर्वदा से छत्तीसगढ़ के प्रिय रहे हैं। राजनीति में भी राम की महत्ता को सबसे पहले हमारे नेता महात्मा गांधी ने ही रेखांकित किया था। बावजूद इसके कांग्रेस ने कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो वहीं गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पूरे देश में शहरी गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर ओडिशा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को जगह मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनमें शहरी गवर्नेंस बेहतर है। इसी सूची में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। नगरीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और विधायी परिषदों को से सशक्तिकरण के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरी रैंक और साथ में नागरिक सशक्तिकरण में तीसरी रैंक और ओपन डेटा पोर्टल तक नागरिकों की पहुंच मामले में और करों के राजकोषीय प्रबंधन में पहली रैंक हासिल की है। वहीं नागरिक समस्याओं के समाधान के मामले में राज्यों को दूसरी रैंक मिलती है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रजा फाउंडेशन ने पिछले 3 सालों में 28 राज्यों के 40 शहरों और दिल्ली में पिछले 3 सालों में शहरी गवर्नेंस सुधारने के अध्ययन के बारे में रैंकिंग जारी की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो वर्तमान में ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभयारण्य में एक बाड़े में रखी गई बाघिन सुंदरी की देखभाल सुनिश्चित करें। अंतर्राज्यीय स्थानांतरित परियोजना के तहत 2018 में सुंदरी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ अभ्यासरण से ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभयारण्य में स्थानित युगल में शामिल थी। आपको बता दें कि यहां पर उनको भेजा गया था और साथ में नर बाघ की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद बाघिन को एक बाड़े में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया गया था।
पटनायक को लिखे अपने पत्र में चौहान ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सुंदरी को वन्य जीव अधिनियम के मानकों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है, इसलिए सत्ताकोशीय विशेषज्ञों ने देखा कि बाघिन का स्वाभाविक व्यवहार नहीं दिख रहा है। चौहान ने कहा कि वर्ष 2020 के शुरुआती महीने में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बाद मध्य प्रदेश के विशेषज्ञों की टीम ने वहां पर पहुंचकर उसका दौरा किया और सुंदरी को वापस मध्य प्रदेश लाने की संभावनाओं की जांच की। तो वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो अचानक ग्वालियर के विद्युत सब स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री को अपने बीच पाकर अधिकारियों में खलबली मच गई और वे मौके पर मंत्री जी को देख लेखा जोखा देते नजर आए। लेकिन इस दौरान विद्युत केंद्रों में मिली कमियों के बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार के स्कूल न खोलने के फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। संचालकों ने कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की मांग की है। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट स्कूल संगठनों ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर स्कूल खोलने की चेतावनी दी है। अगर आने वाले दिनों में सरकार स्कूल खोलने की इजाजत नहीं देती है तो वो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इन संगठनों का कहना है कि जब मंदिर, मॉल, पिकनिक स्पॉट, बाजार आदि सब खुल चुके हैं तो केवल स्कूल और शैक्षणिक संस्थान ही बंद क्यों हैं? क्या कोरोना का प्रकोप सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित है? इसके अलावा स्कूल संगठनों ने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं, जिनमें स्कूल स्टाफ का वेतन, बिजली, पानी और अन्य करों में छूट और वेतन आदि से निपटने के लिए बिना ब्याज लोन की सुविधा आदि मुख्य रूप से शामिल है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के नौजाबाद के नायब तहसीलदार मुनेश्वर प्रसाद विराट ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। विराट ने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है। विराट ने अपने इस्तीफे में लिखा कि देश में किसानों की समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है, इसलिए किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनके साथ बेरहमी और बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। ये असहनीय है और आहत करने वाला है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर में मनीष शर्मा आंखों पर पट्टी और कान में रुई डाले हुए बैठे हैं। दरअसल ग्वालियर में कई पैथोलॉजी फर्जी तरीके से चल रहे हैं और कुछ पैथोलॉजी में डॉक्टर तक नहीं है, तो कुछ पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और कई पैथोलॉजी ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर ही नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन ही पैथोलॉजी को संचालित कर रहे हैं। यही नहीं, शासन का नियम है कि पैथोलॉजी चलाने के लिए 350 वर्ग पर जगह होनी चाहिए, और लेकिन कई पैथोलॉजी ऐसे हैं जो 8 बाय 8 के कमरे में संचालित किए जा रहे हैं। जब हमारी टीम ने सारी पैथोलॉजी का निरीक्षण किया तो ये सब समस्याएं सामने आई। मामले की जानकारी पिछले 3 महीने पहले सीएमएचओ को दी गई थी। उस दौरान सीएमएचओ ने आश्वासन दिया था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक पैथोलॉजी लैब वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले में फिर से सीएमएचओ मनीष शर्मा से पूछा गया तो हैरान कर देने वाला जवाब मिला। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई है और इसमें कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कार्रवाई नहीं की है
कार्रवाई सर का ये निर्देश था कि अपन को वहाँ पर एज अ सहयोगात्मक रवैये से वहाँ पर जाना है, उनको बताना है, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे क्लिनिक हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर उनकी जो कमियों को दूर करना है। यदि कमियां दूर नहीं करते सर तो हाँ, तो फिर कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर करेंगे, तो फिर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। वो की जाएगी सर। बिल्कुल। तो अभी ये पैथोलॉजी जो चल रही है सर, हाँ, हाँ। तो आपने जो कार्रवाई की, अब तो उसमें क्या निर्णय निकला अभी तक? अभी निर्णय ये लिखा था कि अभी तक जैसा मैंने बताया आपको कि अभी वहाँ पर हमारी टीम गई थी, उनको बताई आई थी, जो कमियां मिली थी उनको बताई, उनको सुधारी है। अब दोबारा टीम जाएगी और फिर भी अगर वही कमियां पाई जाती है तो निश्चय मानिए फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसा कि आप चंद्रवती नाका पे DHM में डॉक्टर हैं, लेकिन वो एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं, तो कुछ क्लिनिक का पहले ही अवगत करा, तो उस पर क्या आपने कुछ एक्शन लिया? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी एक्शन लेंगे, उनको निर्देश दिए जाएंगे या तो क्लिनिक बंद कर दे, है ना, कहीं और जाके करना करे, लेकिन हमारे ग्वालियर क्षेत्र से बिल्कुल। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बताएं कि नूनसर के जरौंद गांव में सास बहू ने झगड़े में एक दूसरे का गला काट दिया, जिसकी चपेट में बेटा भी आ गया। रिश्तों के इस कत्लेआम में सास की मौत हो गई, जबकि बेटा और बहू दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 75 साल की विधवा मूंगाबाई विश्वकर्मा के साथ उनका बेटा राजेंद्र उर्फ गुड्डू और बहू रेखा उर्फ अर्चना रहते हैं। राजेंद्र के दो बेटे 10 साल कार्तिक और 2.5 साल का बेटा मुन्ना है। दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। घर में राजेंद्र, उनकी पत्नी अर्चना और मां मूंगाबाई थे। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि सुबह करीब 10:15 पर अर्चना चीखती हुई बाहर निकली। उसका गला कटा हुआ था और खून बह रहा था और वो चीखते हुए बोली कि उसके पति ने कुछ नहीं किया है, मैंने मारा है। जब तक गांव वाले पूरे मसले को समझ पाते, उतनी ही देर में राजेंद्र भी घर से बाहर निकला। उसका गला भी कटा हुआ था। खून से लथपथ राजेंद्र बाहर आकर बेहोश हो गया। जब गांव के लोग घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मूंगाबाई का भी गला कटा हुआ है। लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और फिर तीनों को वहां पर अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने मूंगाबाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजेंद्र और उसकी पत्नी अर्चना को मेडिकल अस्पताल की रेफर कर दिया। फिलहाल अभी मामले की जांच जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक अजीब ही वाकया देखने को मिला, जहां पर शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई। दरअसल ये वाकया रीवा में देखने को मिला है, जहां पर सिरमौर थाना के अंतर्गत दुल्हरा गांव में बीती रात बारात आई थी और शादी भी हो गई, लेकिन विदाई से ठीक पहले दुल्हन की तबीयत खराब हो गई और इसके बाद दुल्हन को सिरमौर के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद दुल्हन को उनके गांव और परिजनों के साथ भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही विदाई का समय आया तो फिर से दुल्हन की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। इस मौत के बाद जहां दो घरों में खुशियां आने वाली थी, वहां इस मौत के बाद मातम छा चुका है और बारात को भी बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार परिजनों ने दुल्हन का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। डीजल के नाम पर टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ रीवा पुलिस अब और तेज एक्शन में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टैक्स चोरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में टैंकर से डीजल लाया जा रहा था, जिसे हनुमाना पुलिस ने धर दबोचा। रीवा जिले का हनुमाना थाना उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जिस कारण अवैध तस्करी करने वाले लोग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा में हनुमाना थाना अंतर्गत से ही गुजरते हैं। आपको बता दें कि एक टैंकर में मुगलसराय से 20,000 लीटर डीजल टैंकर में भरकर शहडोल जिले के उमरिया में तिरुपति कंस्ट्रक्शन के नाम से ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने डीजल का बिल चेक किया तो पता चला कि बिल पर जिले का नाम तो है, लेकिन प्रदेश का नाम नहीं लिखा। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जो पकड़ा गया आप पूछिए। तो कुछ नहीं, मेरा कागज पत्र सब सही है। सब सही है। सब सही है। तो पुलिस ऐसे ही आप हमसे पूछिए आप। कहाँ से आप आ रहे हैं? मुगल सर। हाँ? किस वाहन से आ रहे हैं? डीजल टैंकर। डीजल टैंकर से? यूपी से लिया है। यूपी से? कहाँ जा रहे थे? शहडोल। शहडोल लेके जा रहे थे। कितने कहाँ पे? ये टैंकर यूपी 66 की 6172 जो डीजल टैंकर है, इसे नुमान खान चला रहे थे। इसमें जो कि यूपी तरफ से यहाँ आ रहा था, तो इसको रोक कर चेक किया गया तो इसमें 20,000 लीटर डीजल का बिल लगा है, जिसका बिल की कीमत है 14,14,263 रुपये। किंतु ये उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से मध्य प्रदेश के बुढ़ार और पाली उमरिया, ऐसा बड़ा कंफ्यूजिंग एड्रेस। तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आ चुका है। मीडिया से बात करते हुए खट्टर ने कहा कि आज की बैठक में पंचायत चुनाव और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि केंद्र के साथ किसानों की कई दौर से बातचीत हो चुकी है और इस दौरान किसानों को उनकी मांगों को लेकर सरकार ने लिखित तौर पर भी आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही किसानों का धरना खत्म होगा। इसके अलावा सीएम ने बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले की भी निंदा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो एक आंदोलन, खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपनी मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने ज़रूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए।
देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। ये मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है, और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों ये भी हम खरीदते रहे हैं, और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को MSP पर खरीदेंगे। ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहाँ तक मंडियों का विषय, मंडियाँ जितनी हमारी मंडियाँ पहले से चल रही हैं उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूँ के लिए बनाए थे, तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं, और आने वाले समय में भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। देखिए, वो बहुत सामान्य विषय हैं, कोई बड़े विषय नहीं है वो, और वो यानी एक छोटी मोटी कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। कोई किसान हमारे अपने भाई हैं, किसान हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं हैं, तो जो अपने होते हैं उनके बारे में सब बातें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत निंदनीय घटना है, और हम जैसा पश्चिम बंगाल का पिछले कई महीनों से जो कुछ देख रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां खास करके राजनीतिक तौर पर जो सहनशीलता समाप्त हो रही है, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग निश्चित रूप से इसमें आगे आने वाले चुनाव के अंदर उनकी TMC पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इस गुंडागर्दी का जो जवाब है निश्चित रूप से वहाँ की जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, भाग खड़े हुए हैं, और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है, और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे, और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और APMC में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही, और वो जब स्वयं इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, लोग समझते हैं। और कोई भी विषय ऐसा अगर होगा, हम पूरी चर्चा सदन में, सदन के बाहर, जनता में, सब जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ये जो बिल हैं किस प्रकार से जनता यानी किसान को लाभ पहुंचाएंगे, ये एक एक विषय आज भी हम कह रहे हैं, कभी भी अवसर आएगा उस समय हम कहेंगे। किसानों के साथ किसान कोई अलग है और हम अलग हैं, ऐसा नहीं है। कोई हमारा कोई दो ग्रुप थोड़े ही है, हम सब किसान हैं, किसान का हित में सोचते हैं। चाहे हम हैं, हमारे विधायक हैं, सरकार है, सब किसानों के हित में सोचते हैं। और उसमें जहाँ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सी बातें कह दी हैं, करेंगे ही। तो मित्रों, हाँ, एक चर्चा और चल पड़ी है सर कि आज आप डिप्टी CM के घर पे मीटिंग कर रहे हैं, इस पर भी विपक्ष ये कह रहा है कि अब गठबंधन ने थोड़ा दबाव बनाया है, इसलिए उनके घर पे ये हमारे डिप्टी CM साथी खड़े हैं। अब इनसे आप बात कर सकते हैं। डिप्टी CM और हम कोई अलग नहीं है, हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है। और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक विषय की जानकारी और आपको देनी है जिस पर आज हमने चर्चा की है, और वो है कि जैसे अभी पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का वो पूरा हो रहा है, और निश्चित रूप से अब कार्यकाल की समाप्ति पर कभी भी जनवरी में ये चुनाव जो है संभावित है, वो चुनाव हम समय पर कराएंगे। ये भी आपके माध्यम से हम सारे समाज को, जनता को, हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है। कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे, तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, DMK ने किया। ये सब पार्टियां जो UPA में थी, इन्होंने समर्थन किया था। हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए और कैसे विरोध में स्वर पैदा किया जाए। और इन सब विषयों में धीरे धीरे सारा पटाक्षेप होगा तो आप लोगों को और पता चलेगा। हरियाणा का किसान, मैं पहले भी कहा है कि
ये राजनीतिक नेताओं के अलावा बाकी लोग सब ठीक हैं। राजनीतिक नेता इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं लोग निभाते हैं, अपनी निभा रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।